जय हिंद दोस्तों। मैं विक्रम कुमार आपके अपने YouTube चैनल मोटिवेशनल मंदिर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों अभी क्लास 10th की फिजिक्स की फर्स्ट चैप्टर की क्लास चल रही है जो कि है प्रकाश का परावर्तन। दोस्तों बहुत सारे टॉपिक्स इससे पहले हमने पढ़ा रखा है, ठीक है। तो बहुत सारे टॉपिक्स में सर पिछली बार हमने पढ़ा होगा प्रकाश का परावर्तन, प्रकीर्णन किसे कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश के परावर्तन का नियम किसे कहते हैं, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, प्रकाश के परावर्तन से संबंधित महत्वपूर्ण पद के बारे में भी दोस्तों मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है। आज हम आप लोग के बीच एक नया टॉपिक लेकर के आया हूं। प्रकाश के परावर्तन का एक नया टॉपिक है समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण का परावर्तन। दोस्तों टॉपिक में क्या कहा गया है कि अगर समतल दर्पण पर प्रकाश की किरण को लंबवत डाला जाए तो क्या क्या होगा, उसके बारे में चर्चा करेंगे दोस्त, ठीक है। तो इसमें कहा यह जाता है कि जब समतल दर्पण पर जब समतल दर्पण पर प्रकाश की किरण लंबवत लंबवत पड़ती है तो वह उसी पथ पर वापस लौट जाती है दोस्त, उसी पथ पर वापस लौट जाती है, ठीक है दोस्तों। ये हमारा क्या है टॉपिक है, उसका ये है कि समतल दर्पण पर जब प्रकाश की किरण लंबवत पड़ती है तो क्या होता है। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम में पूछा गया है, 1 नंबर में भी पूछा गया है और 2 नंबर में भी पूछा गया है दोस्तों, ठीक है। तो इसको याद कर लेना है। फिर से समझते हैं कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण का परावर्तन, या क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि जब प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर लंबवत पड़ती है तो क्या होती है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, जब समतल दर्पण पर प्रकाश की किरण लंबवत पड़ती है तो वह उसी पथ पर वापस लौट जाती है, ठीक है दोस्तों। इसको पहले समझ लेते हैं कि वैसे ये कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। तो पिक्चर से समझते हैं दोस्त कि मैंने क्या किया, एक समतल दर्पण यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, ठीक है, जिसका नाम मैंने क्या रखा, एम डैश कर दिया, ठीक। यहाँ पे दोस्तों मैं क्या करता हूँ, इस पर एक लंबवत डालता हूँ, ठीक है। एक लाइन को मैंने क्या किया, समतल दर्पण पे ऐसे लंबवत डाला। तो याद करो एक टॉपिक मैंने पढ़ाया आप लोगों को कि प्रकाश के परावर्तन से संबंधित महत्वपूर्ण पद के बारे में। तो दोस्तों वहां पे मैंने बताया था एक पॉइंट वहां पे बताया गया था अभिलंब के बारे में, ठीक है। अभिलंब के बारे में मैंने बताया था दोस्तों कि समतल दर्पण के किसी बिंदु पर खींचे गए लंब समतल दर्पण के किसी बिंदु पर खींचे गए लंब को हम लोग क्या कहते हैं दोस्त, अभिलंब कहते हैं। इसका मतलब यह है कि समतल दर्पण पर जब हम लंबवत की किरण को डालते हैं तो वो क्या कहलाती है दोस्तों, वो अभिलंब कहलाती है, ठीक है। ये तो अभिलंब हो जाएगा हमारा। अब कह रहा है कि इसी पर हमने क्या किया है, एक प्रकाश की किरण को मैंने डाला है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो पॉइंट हमारा है इसको एन कर देते हैं और इसका नाम क्या है हमारा दोस्त, अभिलंब। इसका नाम क्या है, अभिलंब नाम मैंने बोला, ठीक है। अब क्या करना क्या है, एक प्रकाश को इसी पे क्या करना है, डालना है, लंबवत डालना है। तो मैंने एक प्रकाश की किरण को ऐसे लंबवत डाला, तो मान के चलो मैंने क्या किया, नीचे की तरफ एरो दे दिया। इसका मतलब क्या है कि प्रकाश की किरण ऐसे लंबवत डाली गई है समतल दर्पण पे। तो दोस्तों ये जो सतह की तरफ जो आने वाली किरणें होती हैं दोस्तों, महत्वपूर्ण पद जो मैंने बताया था उसको तो डायरेक्ट नहीं पूछा जाता है, लेकिन इनडायरेक्टली से बहुत जगह वो काम आती है। जैसे अब यहाँ पे आ रहा है अभिलंब के बारे में मैंने यहाँ से समझा। अब ये किरण जो है ये क्या हो रही है, सतह की तरफ आ रही है। तो दोस्तों याद करो कि वहां पे मैंने बताया था कि सतह की तरफ आने वाली किरण को क्या कहते हैं दोस्त, आपतित किरण कहते हैं। इसका मतलब ये जो सतह की तरफ जो किरण जा रही है या इधर आ रही है इसे क्या बोलेंगे दोस्त, आपतित किरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आपतित किरण, ठीक है। अब जो दोस्त यहाँ पे जैसे ये आएगा और फिर वापस से टकरा कर क्या होगा, वापस उसी पथ पे ये लौट जाती है, ऐसे वापस क्या हो जाएगी, उसी पथ पे लौट जाएगी। मतलब जब समतल दर्पण पर प्रकाश की किरण लंबवत पड़ती है तो वह उसी पथ पे वापस लौट जाती है। दोस्तों ये आपतित किरण आई और ये परावर्तित किरण क्या हो जाएगी, परावर्तित किरण उसी पथ पे जो लौट गई वो क्या हो जाएगी दोस्त, परावर्तित किरण हो जाएगी। कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ पे मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, ठीक है दोस्त। इसमें एक और पॉइंट आता है हमारा, पूछता है कि एक क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर में पूछा जाता है। क्या पूछता है वो समझते हैं कि जब समतल दर्पण पर प्रकाश की किरण लंबवत डाली जाती है तो परावर्तन कोण का मान कितना होता है, ठीक है दोस्त। तो आप लोग बताओ, यहाँ पे ये पिक्चर दिख रहा है सामने, अब पिक्चर देख करके बताओ आप कि जब समतल दर्पण पर प्रकाश की किरण लंबवत डाला जाए
तो आंसर क्या होना चाहिए? तो बहुत सारे लोगों का आंसर आ रहा होगा दोस्त 90 डिग्री। ठीक है, बहुत सारे दोस्त इसको क्या कर रहे होंगे, 90 डिग्री लगा रहे होंगे ऐसे, है कि नहीं? बहुत सारे लोग इसको 90 डिग्री आंसर बोल रहे होंगे। तो मैं बताना चाहूंगा इसका आंसर जो है वो 90 डिग्री जो है वो गलत है। ठीक है दोस्त, 90 डिग्री जो है वो गलत है। क्यों गलत है वो आगे मैं समझाता हूं। तो क्यों गलत है वो समझते हैं, यहाँ पे समझो। यहाँ पे परावर्तन कोण या आपतन कोण जो मैंने आपको सिखाया था वो क्या सिखाया था कि परावर्तन कोण और आपतन कोण का मान मैंने क्या सिखाया था कि आपतित किरण, ये आपतित किरण है, मान के चलो ऐसे कर दिया ऐसे कर दिया, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच, ठीक है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्त, उसे हम लोग कहते हैं आपतन कोण। या परावर्तन कोण की मैं बात करूंगा दोस्त, तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे कहते हैं हम लोग परावर्तन कोण। तो दोस्तों यहाँ पे देख लो, मैंने यहाँ पे क्या पूछा आपसे, यहाँ से मैंने पूछा आपतन कोण या परावर्तन कोण है जो भी बताना है। तो दोस्त यहाँ पे देखो कि ये अभिलंब है, इसी पे क्या है आपतित किरण है, इसी पे क्या है परावर्तित किरण है। तो देखो दोनों एक दूसरे के क्या आ रहे हैं, ऐसे पैरेलल आ रहे हैं, एक के ऊपर एक आ रहे हैं। जब एक दूसरे के पैरेलल ऐसे आते हैं तो पैरेलल लाइनों के बीच कितनी डिग्री रेखा होती है दोस्त, कितने डिग्री कोण होते हैं, 0 डिग्री के कोण होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग किसके, इससे नहीं लेंगे। बहुत लोग क्या करते हैं इससे नाप लेते हैं ऐसे 90 डिग्री, तो ये गलत हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है कि जब प्रकाश समतल दर्पण पर लंबवत डाली जाती है तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा दोस्त, 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, मतलब कहने का यहाँ पे है कि यहाँ पे अगर मैं बात करूं आपतन कोण तो वो भी क्या हो जाएगा 0 डिग्री। अगर मैं बात करूं परावर्तन कोण तो वो भी क्या हो जाएगा दोस्त, वो भी हो जाएगा 0 डिग्री। मतलब शॉर्टकट में लिखना हुआ तो कोण आई बराबर कोण आर बराबर 0 डिग्री कर सकते हैं दोस्त। ठीक है, कोई परेशानी कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों इस टॉपिक से हमारा 2 क्वेश्चन आता है, 2 नंबर में आता है और 1 नंबर में 2 क्वेश्चन आता है। कौन कौन क्वेश्चन आएगा 2 नंबर में दोस्त, हमसे पूछा जाएगा कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण परावर्तित, जब प्रकाश की किरण समतल दर्पण लंबवत डाली जाती है तो क्या होता है। तो बोलेंगे दोस्त जब समतल दर्पण पर प्रकाश की किरण लंबवत पड़ती है तो उसी पथ पे वापस लौट जाती है, 2 नंबर का क्वेश्चन। और 1 नंबर का क्वेश्चन ये रहेगा कि जब समतल दर्पण पर प्रकाश की किरण लंबवत डाली जाती है तो क्या होता है। और ऑप्शन आपका 4 ऑप्शन दे देगा, उस 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन हमारा ये रहेगा कि उसी पथ पे वापस लौट जाएगी। ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव का एक क्वेश्चन हो गया। फिर यहाँ से पूछाएगा ये 2 क्वेश्चन और, क्या क्वेश्चन पूछेगा कि जब समतल दर्पण पर प्रकाश की किरण लंबवत पड़ती है, जब समतल दर्पण पर प्रकाश की किरण लंबवत पड़ती है तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा या आपतन कोण का मान कितना होगा दोस्त। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। कोई परेशानी कोई दिक्कत दोस्त नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक क्या है सर, आ जाते हैं दोस्तों। अगला टॉपिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और वो भी हमारा 2 नंबर में पूछा गया है। ठीक है, और ये जो टॉपिक मैंने अभी पढ़ाया है इसे आप लोग वीवीआई कर सकते हो। ठीक है, इसे आप वीवीआई कर लो दोस्त। अगला टॉपिक हमारा रहेगा प्रतिबिंब क्या होता है। प्रतिबिंब अगला टॉपिक हमारा क्या दोस्त, प्रतिबिंब क्या होता है। ठीक है, प्रतिबिंब क्या होता है इसके बारे में समझेंगे और आप इसे वीवीआई कर लो, आप इसे वीवीआई कर सकते हो। और इसमें जो भी बातें पढ़ाया जाएगा वो ऑब्जेक्टिव में और सब्जेक्टिव में दोनों में पूछा हुआ है। इससे रिलेटेड जो भी चीजें भी बताऊंगा सारे के सारे ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है, सारे के सारे सब्जेक्टिव 2 नंबर में भी पूछा गया है। ठीक है, तो आप समझते हैं प्रतिबिंब के बारे में क्या कहता है, प्रतिबिंब होता क्या है। जैसे दोस्त अगर जनरल गांव देहात की भाषा में, अगर सिंपल भाषा में बोले तो प्रतिबिंब का मतलब होता है परछाई। जो हमारा परछाई होता है, हमारा छाया बनता है, उसको बोलते हैं। देखो ऐसे पीछे बन रहा है ना छाया परछाया, ये पीछे की तरफ, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब बनते हैं इसी को प्रतिबिंब बोला जाता है। तो इसका डेफिनेशन हम लोग समझते हैं कि प्रतिबिंब का डेफिनेशन क्या होता है। दोस्त प्रतिबिंब को हम लोग कहते हैं कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, ठीक है आसानी से समझो, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है दोस्त, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, तो अभी तो सिर्फ डेफिनेशन समझाता हूं, जैसे डेफिनेशन हम लोग समझ लेंगे इसके बाद जब टॉपिक अगला टॉपिक जैसे जैसे आते जाएगा वैसे वैसे ये सारी चीजें आपको ऑटोमेटिक याद होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो प्रतिबिंब अभी हम लोग समझते हैं, तुरंत बाद अभी देखेंगे इसका यूज कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या लिखा जाएगा बताओ प्रतिबिंब का। तो प्रतिबिंब का डेफिनेशन बोलेंगे दोस्त, किसी बिंदु स्रोत, किसी बिंदु स्रोत, किसी बिंदु स्रोत से
आती, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें दर्पण से, दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर, जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से, जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, आती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत, उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं, उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर से समझते हैं इसको। ये कहना क्या चाह रहा, प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं दोस्त, उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए इसमें, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, इसी का अगला पार्ट हमारा कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों ये तो 2 नंबर में पूछा गया है। ठीक है, कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं या प्रतिबिंब को परिभाषित करे, प्रतिबिंब क्या होता है ना, ये 2 नंबर में पूछा गया है। अगला है हमारा प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, ऑब्जेक्टिव में यह क्वेश्चन पूछा गया है, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, तो उसका आंसर हो जाएगा प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं, प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं, प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्त, कौन कौन होता है प्रतिबिंब 2 प्रकार का, तो पहला हमारा हो जाएगा दोस्त वास्तविक प्रतिबिंब, पहला हो जाएगा हमारा वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है दोस्त, पहला हमारा क्या हो जाएगा वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा हो जाएगा काल्पनिक, दूसरा क्या हो जाएगा काल्पनिक, और इसी का दूसरा नाम भी याद रखना है आभासी, इसी का दूसरा नाम क्या नाम याद रखना है आभासी प्रतिबिंब। कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्या बोल रहा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, 1 नंबर में पूछा जाएगा। तो प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्त, कौन कौन है, वास्तविक प्रतिबिंब, काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। ठीक, अब इसका डेफिनेशन समझ लेते हैं। पहला वास्तविक प्रतिबिंब का, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं दोस्त, 2 नंबर में यह भी पूछा गया है। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, यह भी 2 नंबर में पूछा हुआ है। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, यह भी 2 नंबर में पूछा हुआ है। तो इसको समझते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। अगर दोस्त ये वाला याद कर लिए हो, ये वाली, तो ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है, अगर ये याद है तो ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है, अब समझते हैं कि कैसे वो याद है। तो वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें। ठीक है, इसका डेफिनेशन बता रहा हूं वास्तविक का, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, ठीक है, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर, जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। बताओ कोई परेशानी, बताओ कोई परेशानी, इसी को उठाया ना यहां से, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, ठीक है, जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। बताओ सेम टू सेम यहाँ पे पेस्ट कॉपी कॉपी पेस्ट कर देंगे हम लोग। क्या कि किसी बिंदु स्रोत, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से, दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर, जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का
उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए दोस्तों यहाँ पे भी इसको समझने में। ठीक है, 2 नंबर में पूछा गया है कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो दोस्त यहाँ पे आंसर हो जाएगा, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, अब इसमें अब 1 नंबर में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अब 1 नंबर में इस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो पहला ऑब्जेक्टिव आपसे इसमें पूछेगा कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है या नहीं, या यह पूछेगा कि किस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो यह वास्तव में मिलता है, इसलिए वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। अब पर्दे पर प्राप्त करने का अर्थ क्या है, तो दोस्तों अभी इसके बारे में मैं चर्चा नहीं करूंगा। इसके बारे में रियल में चर्चा मैं करूंगा जब सेकेंड चैप्टर प्रकाश का अपवर्तन पढ़ाऊंगा, तो वहां पे मैं आपको एक चीज प्रैक्टिकली, जो चीज आप रियल में पहले से देख चुके हैं उसको मैं आपको याद कराऊंगा, और फिर वहां से आप हम लोग उसको प्रैक्टिकली समझ लेंगे। ठीक है, आप देख चुके हैं उस चीज को, लेकिन नहीं समझ, हम लोग नहीं जानते क्या उसी को चीज के बारे में हम लोग बात करेंगे यहाँ पे। तो क्या कहेंगे बताओ कि वास्तविक प्रतिबिंब को वास्तविक वास्तविक प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है दोस्त, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक पॉइंट और इससे पूछा जाता है हमारा वास्तविक प्रतिबिंब से, एक और ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। ठीक है, तो एक पॉइंट तो ये हो गया कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। अगला पॉइंट इसका एक और है जो एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर में पूछा जाता है, वो कौन सा है कि वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होती है। ठीक है, इस बात को याद रखना है। क्या बोलेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होती है, हमेशा उल्टा होती है, याद रखना है दोस्त। ठीक है, देखो तो इस टॉपिक से यह हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यह पूछा जाएगा वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। 2 नंबर में पूछा जाता है। 1 नंबर में यह पूछा जाएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, मतलब क्वेश्चन यह रहेगा कि किस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। तो दोस्तों आंसर हमारा हो जाएगा वास्तविक प्रतिबिंब। फिर हमारा क्वेश्चन यह पूछा जाएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा कैसी होती है, या वास्तविक प्रतिबिंब कैसी होती है दोस्त, तो वहां पे हमारा जवाब हो जाएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होती है। ठीक है, और इसी से मैंने क्या किया, इसका डेफिनेशन लिया। यह हमारा पहला हो गया वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में। अब दोस्त अगला हमारा बचा हुआ है काल्पनिक प्रतिबिंब, उसको समझते हैं कि काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमारा क्या है। तो 2 नंबर में हमारा क्या है, काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब, ठीक है दोस्तों, अब समझते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब के बारे में। तो दोस्तों इसका भी कोई नया डेफिनेशन मैं नहीं लूंगा, यहीं से उठाऊंगा। इसका काल्पनिक प्रतिबिंब का डेफिनेशन हमारा ये होगा, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, ठीक है दोस्तों, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। कोई नया डेफिनेशन नहीं है, बस यही से मैंने इसको चुरा लिया है। ठीक है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब का डेफिनेशन क्या हो जाएगा दोस्त, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद
दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। कोई परेशानी कोई दिक्कत दोस्त मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दोनों का डेफिनेशन मैंने यहीं से उठा लिया। अब क्या है, इसको भी वीवीआई कर सकते हो आप। ये 2 नंबर में पूछा जा सकता है या पूछा हुआ है, कितनी बार, बहुत बार पूछी गई है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं या काल्पनिक प्रतिबिंब को परिभाषा करें, या क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि काल्पनिक प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब में अंतर बताएं। 2 नंबर में पूछा गया है दोस्तों। ठीक है, इसमें भी कुछ छोटे छोटे पॉइंट है जो कि 1 नंबर में पूछा जाता है, जो अभी मैंने पढ़ा उसका उल्टा है ना। जैसे वास्तविक प्रतिबिंब को क्या किया जा सकता है दोस्तों, पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, और इसका उल्टा यह हो जाएगा कि काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो पॉइंट क्या लिखेंगे कि काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा दोस्त, इसका वास्तविक प्रतिबिंब का, कि काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। फिर दोस्त इसके बाद मैंने एक और पॉइंट लिखा था वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में। क्या लिखा था अभी जस्ट, कि काल्पनिक प्रतिबिंब जो है वो वस्तु की अपेक्षा हमेशा क्या होती है, उल्टी होती है, मतलब उल्टा होता है। ठीक है, उल्टा कहने का मतलब यह है कि अगर मैं इस मार्कर को ऐसे सीधा रखता हूं तो आईना में देखने के बाद क्या हो जाता है, ऐसे उल्टा, इसको बोलेंगे ऐसे उल्टा हो जाना। ठीक है, काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधी होती है, याद रखना है। काल्पनिक प्रतिबिंब, देखो ना अभी मजा आएगा थोड़ी देर में, जो अभी पढ़ रहे हैं ना इसका कैसे उपयोग होता है, कैसे प्रयोग करते हैं, अभी तुरंत बताऊंगा थोड़ी देर में। काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधी होती है, हमेशा सीधी होती है दोस्त। कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसमें एक पॉइंट और जुड़ जाता है कि काल्पनिक प्रतिबिंब को बिंदुओं से या टूटी हुई रेखाओं से दर्शाते हैं। इसमें एक पॉइंट और क्या जोड़ेंगे दोस्त, जो काल्पनिक प्रतिबिंब है उसे हम लोग क्या करते हैं, टूटी हुई रेखाओं से या बिंदुओं से प्रदर्शित करते हैं या उससे दर्शाते हैं। तो लिखेंगे हम लोग दोस्त, काल्पनिक प्रतिबिंब को बिंदुओं से या टूटी हुई रेखाओं से दर्शाते हैं। कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्त। ये हमारा टॉपिक इंपॉर्टेंट हो गया 2 नंबर का, कि काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। ये हमारा इंपॉर्टेंट हो गया। 1 नंबर में क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि किस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, तो आंसर दोस्त हमारा हो जाएगा काल्पनिक प्रतिबिंब। या क्वेश्चन ये रहेगा कि क्या काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, आंसर हमारा हो जाएगा नहीं। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों हमारा ऑब्जेक्टिव का होगा कि कौन सा प्रतिबिंब जो है वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधी होती है, तो दोस्त हमारा आंसर हो जाएगा काल्पनिक प्रतिबिंब। या क्वेश्चन उलट करके उल्टा करके पूछा है काल्पनिक प्रतिबिंब कैसी होती है, तो बोलेंगे दोस्तों वो हमेशा सीधी होती है। ठीक है, काल्पनिक प्रतिबिंब को टूटी हुई रेखाओं से दर्शाते हैं। तो दोस्तों कहने का मतलब यह है कि वास्तविक प्रतिबिंब अगर होगी तो वस्तु अगर हमारा ऐसा है तो उसका छाया प्रतिछाया जो बोलते हैं हम लोग, वो कैसा रहेगा, ऐसा। किसमें, वास्तविक में। अगर काल्पनिक की मैं बात करूंगा दोस्तों, काल्पनिक में अगर मैं वस्तु को ऐसे रखे हैं तो प्रतिबिंब जो उसका बनेगा, जो आईना है, आईना में जो चीज दिखाई देगा वो ऐसा ही दिखाई देगा। ठीक है, ये मुंडी ऊपर है तो ऊपर ही रहेगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो इसके बाद अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं। और उस टॉपिक में दोस्त इसको क्या करेंगे हम,
अच्छे से तुरंत इसका प्रैक्टिकल प्रयोग करेंगे, तुरंत इसको प्रैक्टिकली हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो अगला टॉपिक हमारा रहेगा दोस्त, इसको हटाते हैं और नोट्स बनाते चलो। ठीक है, सभी लोग नोट्स बनाते चले, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही काम देगा आगे, नोट्स बनाते चले सब लोग। अगला टॉपिक हमारा दोस्त रहेगा समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। ठीक है दोस्तों, समतल दर्पण में क्या है, प्रतिबिंब का बनना हमारा अगला टॉपिक है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनेगी उसके बारे में चर्चा करेंगे। समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनेगी उसके बारे में चर्चा करेंगे। और क्वेश्चन हो सकता है कि दोस्त आपको 2 नंबर में पूछा जाएगा, 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा। कैसे पूछा जाएगा वो मैं बताता हूं आपको। क्वेश्चन ये पूछता है 2 नंबर में कि समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब के किरण आरेख की बनावट, या जो प्रतिबिंब बनते उसके किरण आरेख बनाए। ठीक है, या किरण आरेख की रचना करे, जो भी है इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। तो टॉपिक का नाम हम लोग लिख लेते हैं पहले, समतल दर्पण में, समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। ठीक है दोस्तों, अब देखो समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनाना, समतल दर्पण, समतल दर्पण हम लोग बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। समतल दर्पण वास्तव में होता क्या है, देखे हो भाई? तो समतल दर्पण हम लोग रोज देखते हैं, जब सुबह उठते हो, स्कूल जाने समय, ऑफिस जाने समय, है ना, कोचिंग जाते हो, बाल झाड़ते हो ना जिसमें देख करके बड़ा सा, वही हमारा क्या है, समतल दर्पण है, उसी को समतल दर्पण बोलते हैं। उसमें हमारा प्रतिबिंब कैसे बनेगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। और इस प्रतिबिंब जब बनाएंगे ना, यहाँ पे देखना कुछ 2-4 चीजें अभी बताऊंगा जो कि पहले हम लोग अभी तुरंत पढ़े, उसका तुरंत अभी रिवीजन हो जाएगा, जस्ट अभी रिवीजन होगा। देखो, तो इसमें कुछ लिखना नहीं, खाली सिर्फ इसका किरण आरेख बनाएंगे हम लोग। 2 नंबर में पूछ लेता है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब का किरण आरेख बना। ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं कैसे बनाएंगे पिक्चर। यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है, यहाँ पे हो सकता है कुछ पॉइंट यहाँ पे हम लोग एडजस्ट कर लेंगे उसको। तो समतल दर्पण ले लेते हैं हम लोग, ये चाहो तो आप लंबा भी ले सकते हो ऐसे, ठीक है, लेकिन ऐसे लेते हैं थोड़ा समझ अच्छा रहेगा। लंबा भी बना सकते हैं ऐसे, लंबा में भी काम चल जाएगा। नाम दे दो एम, एम, एम डैश। देखो दोस्त, जब भी हम लोग किरण आरेख बनाते हैं ना, उसके लिए 2 किरण लेते हैं, हमेशा हमेशा 2 किरण लेंगे। उसकी भी चर्चा करेंगे आगे, जब गोलीय दर्पण जब हम लोग पढ़ेंगे ना, तो वहां पे चर्चा करेंगे कि किरण आरेख जब भी हम लोग बनाएंगे तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, 2 किरण आरेख लेना पड़ेगा, 2 किरण लेना पड़ेगा, 2। यहाँ पे भी वही काम करेंगे हम लोग, 2 किरण लेंगे। ठीक है, अब 2 किरण लेते हैं, कौन कौन सा। तो पहले यहाँ पे एक मान के चलते, ये हमारा क्या है, वस्तु है, क्या है, ये हमारा वस्तु है, जिसका नाम मैंने क्या रख दिया, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को वस्तु बोल देते हैं। ठीक है, 2 किरण आरेख लेकर के चलते हैं। और याद रखना है कि प्रतिबिंब बनाने के लिए ना हमें जो 2 रेखा लेंगे ना, उसको कटना चाहिए। वो जैसे कटे, वो आगे बढ़ा के काटो चाहे पीछे बढ़ा के काटो, जैसे काटे वैसे उसको काटना है, तभी जाकर के पिक्चर बनेगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि प्रतिबिंब का डेफिनेशन क्या पढ़ा हमने, किसी बिंदु से आती प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती है, प्रतीत होती है, मतलब बिंदु पर मिलना चाहिए दर्पण से टकराने के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट लिया, ये इसको मैं करता हूं ना, एक किरण ये लेता हूं। ठीक है, अब बताओ आप लोग, अभी तुरंत थोड़ा देर पहले पढ़ा था कि समतल दर्पण पर जब प्रकाश की किरण लंबा डाली जाती है तो क्या होता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ा है ना, पढ़ा आपको, थोड़ी देर पहले पढ़ाया कि समतल दर्पण पर जब प्रकाश की किरण लंबा डाली जाती है तो क्या होती है। तो क्या होती है दोस्त, जब समतल दर्पण पर प्रकाश की किरण लंबवत डाली जाती है तो वो उसी पथ पर वापस लौट जाती है। अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया था आपको। ठीक है, तो डायरेक्ट नहीं पूछता है, लेकिन उसका उपयोग होता है। ठीक है, तो देखो, तो ये क्या हो गया, ऐसे आया और दर्पण से टकरा के वापस उसी पथ पे क्या हो गया, लौट गया। एक किरण मैंने ये लिया, एक किरण और लेता हूं यहाँ पे ऐसे। ठीक है, ऐसे गया। अगर याद करो दोस्त, इसके बारे में मैंने बताया था आपको, ऐसे आएगा तो जितना एंगल पे आता है उतना ये कोण पे क्या होता है, परावर्तित हो जाता है। तो इसको मैंने क्या किया, यहाँ पे ये ऐसे परावर्तित हो जाएगा, कोई दिक्कत
यहाँ पे ये परावर्तित हो गया, और ये हमारे क्या रहता है बीच में, याद करो ऐसे, ये हमारा अभिलंब था, है ना, याद है। प्रातः प्रकाश के परावर्तन का महत्वपूर्ण पद के समय ये चीजें दिखाई गई थी। अब एक बात बताओ मुझे कि ये वाली जो किरण थी ऐसे दर्पण से परावर्तन के बाद इधर की तरफ गई, ठीक है, परावर्तन के बाद, दर्पण के परावर्तन के बाद क्या हो गया, ऊपर की तरफ ये गई, और ये वाली किरण दर्पण से परावर्तन के बाद क्या हो गया, इधर की तरफ गई। अगर मान के चले दोनों किरण जो है, एक तो भाग इधर एक भाग इधर, ऐसे बताओ जिंदगी में कभी मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। लेकिन हमें क्या करना है, प्रतिबिंब बनाने के लिए, प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए इन दोनों को टकराना पड़ेगा। तो भाई जब गाड़ी आगे की तरफ नहीं मिल रही है, जब गाड़ी आगे की तरफ नहीं मिल रही है तो उसे क्या करेंगे, उसको पीछे की तरफ करो, मतलब इसको पीछे लेके चलो और इसको पीछे लेके आओ, फिर देखते हैं कि ये टकराता है कि नहीं टकराता है। तो दोस्तों ये वास्तविक था, जो वास्तव में इधर की तरफ जाए इधर, जब अब इधर की पीछे की तरफ देख लेते हैं एक बार, ऐसे मैंने बढ़ाया जितना तक जा सकता है, और फिर इसको भी पीछे की तरफ बढ़ा दो ऐसे। ये देखो दोस्तों यहाँ पे कट गया, यहाँ पे क्या हो गया, कटिंग हो गई। तो जब ये कटिंग हो गई तो दोस्तों यहाँ पे ही क्या बन गया, ये प्रतिबिंब बन गया। यहाँ पे क्या बन गया, ये प्रतिबिंब, सीधा कर लेते हैं, ये हमारा प्रतिबिंब बना, ठीक है, ये हमारा क्या बन गया, प्रतिबिंब। तो ये हमारा किरण आरेख के बारे में अगर बात करें तो यही बताना है, ठीक है। तो इसे भी नोट कर सकते हो आप, नोट कर लेना। 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसको भी आप वीवीआई कर लो, पूछा हुआ एग्जाम में कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनने के लिए बनता है, उसके लिए किरण आरेख बनाए, किरण आरेख की रचना करें। तो ऐसे करके बनाएंगे, ठीक है। 2 किरण लेना है, थ्योरी वही चीज याद रखो, 2 किरण एक लंबत लेंगे और एक ऐसे लेंगे, लंबत आएगी तो फिर वापस इसी पथ पे जाएगी, और ऐसे आएगी तो इधर जाएगी। हमको वास्तव में नहीं कट रहा तो उसको पीछे की तरफ गाड़ी को बैक गियर लगाओ, खटाक से उसको ठोक दो, ठीक है। जहां पे गाड़ी ठोका एक्सीडेंट हुआ वहीं पे क्या बन गया, प्रतिबिंब, सीन, एक पिक्चर बन जाएगा नया, है नहीं, एक नया पिक्चर बन गया, है कि नहीं, हमारी जैसे फोटो कॉपी हो जाएगी। चलो यह तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। अगला टॉपिक हमारा रहेगा पार्श्व परिवर्तन, पार्श्व परिवर्तन, ठीक है दोस्त। पार्श्व परिवर्तन क्या होता है, आप इसे भी वीवीआई कर लो, इसे भी वीवीआई कर लो, यह भी 2 नंबर में पूछा हुआ, पार्श्व परिवर्तन क्या होता है, ठीक है। तो पार्श्व परिवर्तन का मतलब दोस्त प्रैक्टिकली दिखाता हूं आपको। जब आप आईना देखे हो, समतल दर्पण, घर में जब आईना देखते हो, ठीक है, तो जब घर में आईना देखते हो तो कभी आईने के सामने बैठ करके ना खाना खाना, आईने के सामने खाना खाओगे ना बैठ करके ऐसे, तो दाहिने हाथ से खाओगे उसमें क्या दिखाई देगा, बायां हाथ, नहीं, दाहिने हाथ से जब खाना खाओगे तो आईना में क्या दिखाई देता है, बायां हाथ। इसी को कहते हैं पार्श्व परिवर्तन। मतलब कहने का यह है कि दर्पण में, समतल दर्पण में, या दर्पण सीधे ले लेते हैं, दर्पण में दाहिने हाथ, यानी दाहिने हाथ जो है वो बायां भाग दिखाए, और बायां हाथ जो है वो दाहिने भाग दिखाए, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पार्श्व परिवर्तन कहते हैं दोस्तों। कोई दिक्कत, ठीक है। दर्पण में दाहिने भाग बायां भाग दिखना और बायां भाग दाहिना भाग दिखना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। कोई परेशानी, कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो समझते हैं, इसको पहले नोट कर लेते हैं, तो इसको नोट करो, इसका डेफिनेशन 2 नंबर में पूछा हुआ है, ठीक है। तो लिखते हैं, वस्तु का समतल दर्पण में प्रतिबिंब का दाहिना भाग बायां तथा बायां भाग दाहिना दिखना पार्श्व परिवर्तन कहलाता है, पार्श्व परिवर्तन कहलाता है, ठीक है दोस्तों। यही है, वस्तु का समतल दर्पण में प्रतिबिंब का दाहिना भाग बायां तथा बायां भाग दाहिना दिखना
पार्श्व परिवर्तन कहलाता है। मतलब दायां हाथ उठाए तो वो बायां दिखाई दे, बायां हाथ उठाए तो वो दायां दिखाई दे, इसी को हम लोग क्या कहेंगे दोस्त, पार्श्व परिवर्तन कहेंगे। वीवीआई कर लो, ये भी इंपॉर्टेंट है। कोई परेशानी कोई दिक्कत मेरे हिसाब से यहाँ तक नहीं होनी चाहिए किसी को भी, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला पॉइंट हम चलते हैं। अगला पॉइंट क्या है हमारा, इसे हटा देते हैं, ये इससे संबंधित है, फिर भी इसे हटा देते हैं। अब अगला जो पॉइंट आने वाला है, अगला टॉपिक जो हमारा आने वाला है वो इस पिक्चर से संबंधित है, इस पिक्चर से ही है, इसलिए मैंने इसको नहीं मिटाया। तो अगला टॉपिक हमारा क्या रहेगा, और इससे ना पूरा वीवीआई कर लो। और अगला टॉपिक हमारा है समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषताएं। आपसे 2 नंबर में पूछा हुआ है, ठीक है। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं के बारे में बताओ। टॉपिक लिख लो पहले, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं, ठीक है। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं। तो दोस्तों मैं बोलूंगा यहाँ पे कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं निम्नलिखित है, ठीक है दोस्तों। निम्नलिखित है, कौन कौन है वो समझते हैं। तो पहला पॉइंट दे देते हैं और लिखते हैं, और बहुत सारी चीजें हम पिक्चर से समझते हुए चलेंगे, ठीक है। ये पिक्चर इसीलिए बचा करके रखा। क्या बोला, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं। बताओ क्या क्या विशेषता है भाई। पहले क्वेश्चन ये बताओ, आप देख करके इस पिक्चर को देखना और बताना है, ठीक है। देखो ये वाला जो दर्पण ऐसे है ना, ये जब मैंने इसको पेंट किया है, अब बताओ दर्पण का जो पेंट किया हुआ भाग क्या होता है, दर्पण के पीछे होता है ना, और इधर एक चेहरा देखने वाला पिक्चर, ठीक है। तो यहाँ देखते हुए सारी चीज बतानी है। तो पहला क्वेश्चन है, बताओ कि दर्पण कहां बना है। समतल दर्पण में, सॉरी, समतल दर्पण में प्रतिबिंब कहां बना है। मैंने गलती बोल दिया कि दर्पण कहां बना, ठीक है। दर्पण में प्रतिबिंब कहां बना है दोस्त, अगर देख पा रहे हो तो प्रतिबिंब कहां बनी है, यहां बनी है ना। यहां बनेगा मतलब क्या है, दर्पण के पीछे, ठीक है, यहाँ पे। तो पहला पॉइंट हमारा हो जाएगा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, कोई दिक्कत देख रहे हो ना। अब बताओ दोस्त, दूसरा क्वेश्चन मैं करूंगा आपसे, आप बताना कि प्रतिबिंब कैसा बना है, काल्पनिक बना है या वास्तविक बना है। बताओ प्रतिबिंब कैसा बना है, काल्पनिक या वास्तविक। अभी थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ा था कि वास्तव में अगर मिलेगा तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे, और किसी बिंदु से आती प्रतीत होती है उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। और उससे भी समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों, तो काल्पनिक प्रतिबिंब में मैंने तीसरा नंबर पॉइंट में एक पॉइंट लिखा था कि काल्पनिक प्रतिबिंब को टूटी हुई या बिंदुओं से दर्शाते हैं। देखो टूटी हुई रेखाएं दिख रहा है यहाँ पे, ये तो टूटी हुई रेखाओं से ये प्रतिबिंब बना है। इसका मतलब ये कैसा प्रतिबिंब है दोस्त, काल्पनिक प्रतिबिंब। तो बोलेंगे प्रतिबिंब काल्पनिक होती है, प्रतिबिंब काल्पनिक होता है, ब्रैकेट में लिख लो, अर्थात इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, कोई दिक्कत समझने में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। थर्ड नंबर की मैं बात करूंगा दोस्त। अब बताओ काल्पनिक, अगर प्रतिबिंब काल्पनिक है तो प्रतिबिंब है वो सीधा बना है या उल्टा बना है, बताओ। तो दोस्त यहाँ पे भी देख सकते हो प्रतिबिंब जो है इधर काल्पनिक है, जाहिर सी बात है काल्पनिक है तो क्या होगी। तो मैंने काल्पनिक प्रतिबिंब में मैंने 3 पॉइंट बताया था, जिसमें से पहला पॉइंट क्या था कि पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उसमें से दूसरा पॉइंट एक और बात मैंने बताई थी कि काल्पनिक प्रतिबिंब जो है वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधी होती है। कैसी होती है,
सीधी। तो कहेंगे प्रतिबिंब प्रतिबिंब सीधी होती है। 4 नंबर, प्रतिबिंब सीधी होती है, समझ में आ गया। अच्छा, यहाँ पे सीधी होने का मतलब क्या है? ऐसा, ये वाला ब्लैक वाला पार्ट जो है ऊपर ही रहेगा हमेशा। मान लीजिए समतल दर्पण में जब सुबह में आईना देखते हैं, सामने आईना के सामने खड़ा होते हैं, ऐसा तो नहीं होता है ना कि मुंडी हमारा ऊपर है, आईना में मुंडी नीचे दिखाई दे रहा है, ऐसा तो नहीं होता है, सीधा सीधा होता है। लेकिन एक चीज और है कि प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होती है। अच्छा, पार्श्विक रूप से उल्टा होने का मतलब क्या? अभी तुरंत बताया था पार्श्विक परिवर्तन के बारे में कि दाहिना भाग बायां दिखाई देगा और बायां भाग क्या दिखाई देगा दोस्तों? बायां भाग दाहिना दिखाई देता है। चलो देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। 5वां नंबर दोस्तों, 5वां नंबर पॉइंट हमारा है बस प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। वस्तु के आकार के बराबर होता है। मतलब कहने का यह मतलब है कि दोस्त, जितना बड़ा वस्तु मेरे पास रहेगा, प्रतिबिंब उतना ही बड़ा बनेगी। ठीक है, जितना बड़ा वस्तु रहेगा उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगी। एक 6वां नंबर पॉइंट हमारा, वस्तु उतनी ही दूरी, प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पे बनती है जितनी दूरी पे क्या होती है? वस्तु रखी होती है। प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बनती है जितनी दूरी पर वस्तु रखी होती है। अर्थात वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी होगी दोस्त। ठीक है, या ये भी बोल सकते हैं कि प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनता है, दर्पण के उतना ही पीछे बनेगा जितना वस्तु दर्पण के आगे यानी सामने होती है। ये बात भी आप बोल सकते हो। ठीक है, या प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बनती है जितनी दूरी पर वस्तु रखी होती है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्त, ये सारे जितना मैंने वीवीआई करा है सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए दोस्त, फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ाई करेंगे। आज बार के लिए इतना के लिए काफी है। ठीक है, चलिए, जय हिंद, धन्यवाद।